दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 29 जुलाई 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा, ईरान, इसराइल, ब्रिटेन, जॉर्डन की खबरें। तमाम बेहद अहम खबरें हैं, कुछ अच्छी खबरें भी हैं और इन सभी खबरों का लिंक मिडिल ईस्ट से है, तभी ये खबरें इस शो में हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस शो की। सबसे पहले गजा से कुछ अहम अपडेट्स। इसराइली फौज ने पीर यानी कि कल दिन भर में गजा में कम से कम 92 लोगों को 92 फलस्तीनी शहरियों को मार डाला। इनमें से 41 लोग खाना लेने निकले थे। इस तरह अब तक गजा में शहीद किए गए लोगों की कुल फिगर 60,000 के करीब पहुंच गई है। ये सिर्फ ऑफिशियल आंकड़ा है, जबकि तादाद इससे कहीं ज्यादा है। इधर गजा के गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसराइल ने सोची समझी अफरा तफरी के जरिए गजा में भूख की साजिश रची है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी MSF जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने हवा से गिराई जा रही राहत को बेकार और बेहिसी भरा तरीका बताते हुए कहा है कि इसराइल ने हालात जानबूझकर इतने ख़राब किए हैं कि इमदाद भी अब मौत बनकर गिर रही है, क्योंकि लोग इससे ज़ख्मी हो रहे हैं ऊपर से जब पैकेज गिरते हैं। एक और अपडेट ये है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटिश वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने गजा में जारी खौफनाक मंजरों पर बात की। दोनों लीडर्स ने कहा कि अब और देर नहीं की जा सकती, गजा में फौरी कार्रवाई की ज़रूरत है। न्यूयॉर्क में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में आलमी रहनुमाओं ने दो मुल्क की हल यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन पर बात की, मगर इसराइल और अमेरिका ने इस बैठक का बायकॉट किया। अब कुछ खबरें तफसील से। नेतन्याहू का नया मंसूबा है गजा पर कब्जा और इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। कब्जा ऑफिशियल कब्जा, फौज का नहीं, हुकूमत का। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने अब लालच और जुल्म की हर हद को पार करते हुए गजा पट्टी के हिस्सों पर बाकायदा कब्जा करने का मंसूबा अपनी सिक्योरिटी कैबिनेट के सामने पेश कर दिया है। मंसूबा, इस प्लान का मकसद क्या है? इसराइली अखबार हारेट्स के मुताबिक ये प्लान नेतन्याहू ने इसलिए रखा ताकि उसकी हुकूमत न गिरे और इंतहा पसंद वजीर खजाना यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच इस्तीफा ना दे। प्लान के तहत इसराइल कुछ दिन हमास को देगा कि वो सीज फायर को मान ले, वरना इसराइल गजा के और इलाकों को कब्जे में लेना शुरू कर देगा जब तक हमास सरेंडर ना कर दे, और फिर वहां पर इसराइल का कब्जा बरकरार रहेगा। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस मंसूबे को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी हिमायत हासिल है, यानी ये सारा खेल इसराइल की अंदरूनी सियासत को बचाने के लिए रचा जा रहा है, ना कि अमन के लिए, और ये सब कुछ हो रहा है अमेरिका के सपोर्ट से। अब एक सवाल यह है कि क्या कब्जे की आड़ में राहत का ड्रामा चल रहा है, ये जो मदद आ रही है? दरअसल हाल ही में नेतन्याहू ने गजा में थोड़ी बहुत इंसानी मदद भेजने की बात कही थी, जो पहुंच भी रही है। इससे स्मोट्रिच नाराज हो गया था और उसने अपने इस्तीफे की धमकी दी थी, मतलब उसका इरादा है फलस्तीनियों को भूखा मारो। अब उसी स्मोट्रिच को मनाने के लिए नेतन्याहू ने गजा पर कब्जा करने वाला नया कार्ड खेला है। तो अब सवाल उठता है, क्या इंसानी मदद देना गुनाह है, या फिर गजा की बर्बादी को और बड़ा बनाने के लिए नेतन्याहू किसी भी हद तक जा सकता है? गजा पहले ही भुखमरी, बमबारी और बर्बादी की आग में जल रहा है, अब इस पर बाकायदा कब्जा करने की बात हो रही है। क्या दुनिया अब भी खामोश रहेगी? आज़ाद फ़लस्तीन के लिए आवाज़ें और सदाएं बुलंद होने लगी हैं और अब इसमें बड़ी हुकूमतें शामिल हो गई हैं। अब ब्रिटेन फ़लस्तीन का नक्शा बना रहा है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर परमानेंट पीस प्लान लाएंगे। गजा में मुस्तकिल अमन और एक आज़ाद फ़लस्तीन के लिए अब वो भी तैयार होते दिख रहे हैं जिन्होंने एक दौर में इसराइल को पैदा किया था, इसराइल का नक्शा बनाया था। ब्रिटिश वजीर आजम कीर स्टारमर अगले हफ्ते अमेरिका और अरब मुल्कों के सामने एक बड़ा अमन प्लान रखने जा रहे हैं, जिसमें फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम करने की बात भी शामिल होगी। द टेलीग्राफ के मुताबिक ये प्लान जंगबंदी को एक परमानेंट पीस में तब्दील करने पर फोकस्ड होगा। सुनने में ये बातें अच्छी लग रही, काश ये पूरी हो जाएं। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त आई है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी गजा में असल भूख यानी रियल स्टार्वेशन की बात कबूल की। कल ही कहा कि नहीं, वाकई भुखमरी हो रही है और इसे छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों, ब्रिटेन की बात करें तो मैंने बचपन में संजय खान साहब का टीपू सुल्तान सीरियल देखा था, जिसका सिर्फ वाहिद बस एक ही डायलॉग मुझे याद है। लॉर्ड कॉर्नवालिस था, पता नहीं अंग्रेज अफसर कौन था। वो डायलॉग था, अंग्रेज़ों के दिल में जो होता है वो ज़ुबान पर कभी नहीं आता, ये अंग्रेज़ खुद बोलता है। खैर, फिलहाल हम बस उम्मीद कर सकते हैं
कि फ़लस्तीन के साथ एक दिन इंसाफ होगा और एक दिन फ़लस्तीन आज़ाद होगा। ब्रिटेन की एक और ख़बर है, ब्रिटेन की हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो साल 2029 के अगले आम इंतखाब से पहले, आम चुनाव से, आम इलेक्शन से पहले फ़लस्तीन को बाकायदा एक मुल्क के तौर पर तस्लीम करेगा। ब्रिटेन ने ऐलान किया है। तिजारत और कारोबार मामलों के वजीर जॉनथन रेनॉल्ड्स ने स्काई न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि ब्रिटिश मिनिस्टर्स चाहते हैं कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया जाए और ये काम इसी पार्लियामेंट यानी इसी हुकूमत के दौर में किया जाएगा जो कियर स्टारमर की हुकूमत चल रही उस दौर में। उनसे जब पूछा गया कि क्या ये तस्लीम इस पार्लियामेंट के दौरान होगी तो उन्होंने साफ कहा जी हाँ, इसी पार्लियामेंट में। लेकिन एक बात समझिए, हम ये सिर्फ एक बार कर सकते हैं और अगर ये सिर्फ दिखावे के लिए हुआ और इससे मसले का हल नहीं निकला तो फिर हम कहाँ जाएंगे, ये रेनॉल्ड ने बोला। गजा की बदतर हालत पर बात करते हुए रेनॉल्ड्स ने कहा कि जहां तक गजा में एयर ड्रॉप्स का सवाल है, हम इंतजार नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ करना ही होगा। इंसानियत की जो बेइज्जती हो रही है वो सब देख रहे हैं। यानी एक तरफ से इशारा था ब्रिटेन भी एयर ड्रॉप्स कर सकता है, गजा में मदद का सामान गिरा सकता है। ब्रिटिश वजीर आज़म कियर स्टारमर पर भी ये प्रेशर बढ़ रहा है कि वो फ़ौरन फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करें। ब्रिटिश पार्लियामेंट की फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने भी हुकूमत से कहा है कि वो हिम्मत और बहादुरी से ये कदम उठाए और ज़रूर उठाए। कमेटी की चेयरपर्सन एमिली थॉर्नबेरी ने ये कहा कि ब्रिटिश आवाम में बहुत मायूसी है कि हमारी हुकूमत हमेशा देर करती है और बहुत कम काम करती है जिस मसले में काम करना हो वहाँ। एक और बड़ी बात यह है दोस्तों कि 200 से ज़्यादा ब्रिटिश एमपीज़ ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने एक मुश्तरका ख़त पर दस्तखत किए हैं और वज़ीर आज़म स्टारमर से मुतालबा किया है कि वो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करें। आप याद रखिएगा, कभी कभी हमें वहाँ से कुछ सुनने को मिलता है जहाँ से कुछ उम्मीद नहीं होती। लोग मानते नहीं, मैं भी नहीं मानता, लेकिन हो सकता है वो जो चाहें कुन। बढ़ते आगे, फ़लस्तीन को तस्लीम करना अब कोई ऑप्शन नहीं, ज़रूरत बन चुकी है। जॉर्डन का ये बयान आया है। जॉर्डन के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा अयमान सफ़ादी ने साफ कहा है कि मिडिल ईस्ट में पुरसुकून मुस्तकबिल का रास्ता अब सिर्फ 2 रियासतों वाले हल से निकलता है और इसके लिए फ़लस्तीन को तस्लीम करना अब बेहद ज़रूरी हो चुका है। उन्होंने ये बातें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पीस इन फ़लस्तीन की इफ्तिताही बैठक में, या यूँ कहें कि ओपनिंग मीटिंग में कही, जहां उन्होंने ये भी कहा कि इस कॉन्फ्रेंस के तमाम मेंबर्स इस बात पर मुत्तहिद हैं कि फ़लस्तीनी कौम को एक इंसाफ़ी और पायदार हल मिलना चाहिए। अब फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज़ करना कोई चॉइस नहीं है बल्कि एक लाजमी कदम है और ये बात जॉर्डन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। गजा में हर रोज़ परसों से 10 घंटे का सीज़फायर होता है, छोटा सारा, जिसमें कुछ ही इलाकों में जहां गोली नहीं चलाती इजरायली फ़ौज, लोगों को राशन आने जाने के लिए रास्ता देती खुला। ये कहा गया है, इसे टैक्टिकल पॉज कहते हैं। लेकिन अब टैक्टिकल पॉज नहीं, मुकम्मल सीज़फायर चाहिए। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का इसराइल पर सीधा बयान भी है, वार भी है, सब कुछ है। एमनेस्टी ने कहा है कि गजा में इसराइल की टैक्टिकल पॉज बेकार है। इसे सख्त अल्फाज में उन्होंने जो है कंडेम किया है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने कहा कि इसराइल जो जेनोसाइड कर रहा है उसके आगे टैक्टिकल पॉज यानी कि रोज़ाना कुछ घंटों की जंगबंदी बेहद नाकाफ़ी है। फ़लस्तीनी जिस तबाही से गुजर रहे हैं वो हालात इसराइल ने जानबूझकर पैदा किए हैं। एमनेस्टी ने ये भी कहा कि गजा की इंसानी सूरत हाल अब भी कैटास्ट्रोफिक है और सिर्फ तबाहकुन है और सिर्फ एक मुकम्मल और पायदार सीज़फायर ही हालात को बदल सकता है। उन्होंने साफ किया कि ऐसी टेम्पररी टैक्टिकल जंगबंदी सिर्फ कुछ लम्हों की राहत तो देती है, मगर 21 महीनों से जारी कत्ल गारत और तकलीफ़ों के मुकाबले में ये नाकाफ़ी है। आखिर में एमनेस्टी ने इसराइल से साफ कहा, जेनोसाइड रोको, फौरन और मुकम्मल सीज़फायर करो। हाँ, गजा में मदद जा रही है या नहीं जा रही है, न्यूज़ तो दी नहीं, जा रही है, ज़मीन से भी रास्ते और हवा से भी। गजा में हवा से मदद भेजने का सिलसिला जारी है। जॉर्डन और यूएई का इत्तेहादी ऑपरेशन लगातार चल रहा है। पीर के रोज़ रॉयल जॉर्डेनियन एयरफोर्स और यूएई की एयरफोर्स के C-130 जहाज़ों के ज़रिए गजा के 2 अलग अलग इलाकों में 17 टन खाना और ज़रूरी राहत का सामान गिराया गया। ये ऑपरेशन जॉर्डन हैशमित चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से अंजाम दिया गया।
जॉर्डन आर्म्ड फोर्सेस ने अपने बयान में कहा कि गजा में बिगड़ते हालात के बीच ये मदद जारी रहेगी, हवा से भी और ज़मीन के रास्ते भी, और ये सब मुल्की और आलमी इदारों के ताउन से अंजाम दिया जा रहा है। अब बात ईरान की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा या फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने अमेरिका और इसराइल को दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि हमारी टेक्नोलॉजी तबाह हो सकती है गुरु, मगर हमारा हौसला नहीं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने अमेरिकी और इसराइली अफसरों की धमकी भरी ज़ुबान का सख्त जवाब देते हुए कहा, अगर दोबारा हम पर हमला किया तो इस बार जवाब ज़्यादा खूनरेज़ी वाला, ज़्यादा तबाही वाला और ऐसा होगा जिसे छुपाया नहीं जा सकेगा। जैसे तुमने अभी के नुकसान छुपा लिए, वो छुपाए नहीं छुपेंगे, ऐसे नुकसान करेंगे। अरागची ने कहा कि ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसकी तहजीब 7000 साल पुरानी है। ईरानी किसी भी गैर मुल्की धमकी के आगे नहीं झुके। अरागची ने दावा किया कि हाल ही में जो अमेरिकी इसराइली हमला हुआ ईरान पर, उसमें दोनों तरफ नुकसान हुआ, लेकिन बहुत कुछ अब भी सेंसर किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेहरान रिसर्च रिएक्टर जो अमेरिका का ही दिया हुआ है और 20% एनरिच्ड यूरेनियम से चलता है, उससे लाखों ईरानियों को मेडिकल रेडियो आइसोटोप्स मिलते हैं। हम अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए एनरिचमेंट नहीं छोड़ेंगे सिर्फ इसलिए कि कोई हमें धमका रहा है। उन्होंने कहा कि हमने अपना पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम खरीदा नहीं है, इसे अपने खून, पसीने और आंसुओं से बनाया है। इसकी कुर्बानी हम नहीं देंगे, क्योंकि ये बहुत कुर्बानियों के बाद हाथ आया है। हमारी टेक्नोलॉजी तबाह हो सकती है, लेकिन हमारे इंजीनियर्स की मेहनत और हमारी डिटर्मिनेशन को बमों से नहीं मिटाया जा सकता। क्या डायलॉग बोला अरागची ने। अरागची ने दो टूक लहजे में कहा कि अगर किसी को हमारे प्रोग्राम से खतरा है तो बातचीत एक रास्ता हो सकता है, मगर मिलिट्री ऑप्शन अब नाकाम साबित हो चुका है। उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि ईरान जंग के मैदान में हार नहीं मानता और अगर दोबारा हमला हुआ तो दुनिया उसका अंजाम देखेगी और उसे कोई छुपा नहीं पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देर से आ रहे हैं शो, मैं आज बता देता हूँ। ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। 15-20 दिन से हल्की फुल्की तबीयत ख़राब है और जो है बड़ा दर्द हो रहा है। 16-18 घंटे कुर्सी पे पिछले महीने बैठने के बाद अब भी 15 घंटे, तो सेहत को थोड़ा सा गड़बड़ हुई है। ये अपने रोज़ाना व्यूअर्स के लिए बात है। तो थोड़ा देर हो रही है शो में, लेकिन मैं जल्दी इसे ठीक करूँगा सर। आदमी थोड़ा सेहत से हार जाता है, बाकी सब ठीक है, सारे पुर्जे सही चल रहे हैं, हर चीज़ अपनी जगह टन है लेकिन होती हैं कुछ चीज़ें, मौसम का भी हुआ है। तो माफ़ी चाहूँगा आप सबसे कि सुबह का शो कभी कभी लेट हो रहा है, रात का शो तो लेट ही हो जाता है, लेकिन मेरी भूख जो है ना वो ताज़ा खबरें देने की, उस चक्कर में लेट होते हैं सर, वरना पुरानी तो घंटों पहले बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।